अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए अभी सबसे बड़ा काम है तीसरी किस्त का पेमेंट भरना है, और कितना तीसरी किस्त का पेमेंट भरने का आएगा, और साथ साथ ही पूरे हज में कितना खर्चा होगा और क्या क्या हाजियों को कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना पड़ेगा, उस बारे में हम आज इंशाल्लाह बात करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो। तो इस बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे आज, और मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि तीसरी किस्त का खर्चा कितना आने वाला है, और टोटल खर्चा आपका हज के अंदर में हज कमेटी के साथ साथ कितना होगा। तो जो हाजी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरे हाजियों तक भी ये जानकारी ज़रूर पहुंचाइए। जो हाजी हज के लिए जाना चाहते हैं उनको थोड़ी बहुत और जानकारी मिले, और हज की अपडेट के साथ वो जाएंगे तो इंशाल्लाह उन्हें कम मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो जो हाजी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हज 2025 में जो हाजी जाने वाले हैं उनके लिए अभी एक चीज़ बहुत ही अच्छी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है, कि हमारे जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, अफेयर मिनिस्टर है जो किरण रिजिजू जी, वो सऊदी अरबिया के दौरे पे हैं। वहाँ पे 5 दिन का उनका दौरा चल रहा है। उसके ऊपर वो काफ़ी काम कर रहे हैं, बहुत सारी बातें वो जानना चाहते हैं, और साथ साथ ही सऊदी गवर्नमेंट को भी वो बता रहे हैं कि हाजियों को कम से कम तकलीफ़ें हों, और जो पिछले सालों में जो हुआ है वो ऐसा इस साल ना हो। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। और साथ साथ ही मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 10,000 हाजियों का कोटा बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं हमारे हज कमेटी की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो सऊदी गवर्नमेंट से ये भी बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। तो 10,000 हाजियों का अगर कोटा बढ़ता है तो जिसके अंदर में से 30% कोटा जो ट्रैवलिंग टूर्स एंड ट्रैवल्स रहते हैं उनको देना पड़ता है, और 70% कोटा हज कमेटी को मिलेगा। तो इस हिसाब से हम अगर बात करें तो अगर 10,000 हाजियों का कोटा मिलता है तो मेरे ख्याल से 3,000 हाजी टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों को मिलेंगे, और बाकी के जो 7,000 हाजी हैं वो इंशाल्लाह हज कमेटी को मिलेंगे। तो उसमें बहुत सारे वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों के भी नंबर आ सकते हैं। तो ये है ख़ास अपडेट इस वीडियो की, जो कि हज कमेटी के लिए भी बहुत अच्छा काम होगा। अगर 7,000 हाजी अगर बढ़ेंगे तो दूसरे वेटिंग लिस्ट वालों के भी नंबर आएंगे इंशाल्लाह, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हज कमेटी के अंदर में जो तीसरी किस्त आने वाली है उसका जो अमाउंट है उसके लिए बहुत सारे हाजियों के सवाल है कि तीसरी किस्त जनवरी के एंड में या तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगी इंशाल्लाह। क्योंकि जो हाजी अभी वेटिंग लिस्ट 2 में सिलेक्ट हुए हैं उनका पेमेंट का काम चल रहा है, वो हाजी अभी पेमेंट कर रहे हैं। साथ साथ ही उनको डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने हैं। तो उसकी जो तारीख दी गई है वो 23 तारीख पेमेंट की है, और 25 जनवरी है वो डॉक्यूमेंट जमा कराने की है। तो मेरा मानना यह है कि वो काम पूरा हो जाने के बाद ही तीसरी किस्त भरने की आएगी सभी हाजियों के लिए। तो तीसरी किस्त के लिए अभी थोड़ा वक्त है, आप इंतज़ार कीजिए। और बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं कि कितनी किस्त आएगी। तो किस्त के ऊपर से हम लोग फ़िलहाल तो कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसा अंदाज़ा, ऐसा मानना है कि महंगाई के हिसाब से हम बात करें तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि पिछले साल जो हज कमेटी का खर्चा था, जो हज कमेटी को सभी हाजियों ने भरा था, उसके ऊपर 20 से 25% बढ़ सकता है। ऐसा मानना है सभी लोगों का। जो जानकार है वो बता रहे हैं कि 15 से 25% के आसपास ये खर्चा बढ़ सकता है। तो आप उसके ऊपर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसके अंदर में पिछले साल कितने स्टेट वाइज या तो पिछले साल कितने एयरपोर्ट वाइज टोटल खर्चा हाजियों का एक एक स्टेट का आया था, उस हिसाब से उसके ऊपर आप पैसा डाल के खर्चे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये है मेन चीज़ जो
आपको अंदाज़ा लगाना है कि कितना खर्चा आएगा, आपको पैसे की तैयारी करनी है, कितना खर्चा आएगा, वो सब को मिला के अगर आपको देखना है तो आप पिछले साल 2024 का जो खर्चा था एक हाजी का, अलग अलग स्टेट में, आप जो स्टेट में है वो स्टेट का देखिए और उसके ऊपर 15-20%, 25% आप एक्स्ट्रा लगा के हज कमेटी को उतना पैसा आपको भरना पड़ेगा। ये सोच के आप चल सकते हैं। इस हिसाब से हम बात करें तो पिछले साल का मुझे एक दो स्टेट का या तो एक दो शहर का मुझे याद है, वो मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली के अंदर में 3,30,000 था हज कमेटी को भरना, और मुंबई का था 3,32,000 के आसपास, और अहमदाबाद का था 3,38,000 या 40,000 के आसपास। तो उसके ऊपर आप 25% बढ़ा के आप अंदाजा गिन सकते हैं कि आपको कितना खर्चा हज कमेटी को भरना आएगा। तो ये सब अंदाजा आप अपने आप से भी लगा सकते हैं। आप हज कमेटी की वेबसाइट पे जाके पिछले साल का लिस्ट है वो निकाल सकते हैं, कौन से स्टेट से कितने हाजी का एक हाजी का खर्चा हुआ था, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको कुर्बानी का एक एक हाजी का अलग से पैसा भरना पड़ेगा। अगर आपने हाजियों का पैसा आपको कुर्बानी का हज कमेटी के अंदर में आपने सिलेक्ट किया है तो हज कमेटी को तीसरी किस्त के साथ साथ वो पैसा भी आपको भरना पड़ेगा। तो तीसरी किस्त में कुर्बानी के पैसे की भी आप तैयारी रखिए। मेरे हिसाब से अंदाज़ा ये है कि लगभग 600 रियाल के आसपास ये खर्चा आ सकता है, यानी 15 से 16,000 रुपये आपको कुर्बानी के भरने होंगे। तो साथ साथ ही आप ये भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके स्टेट से टोटल हज का खर्चा कितना होता है, साथ में उसमें 16,000 रुपये ये भी ऐड कर लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हाजियों का सवाल ये है कि हम कितना पैसा वहाँ पर लेके जाएं हज के अंदर में। सऊदी अरब में जाने के लिए हम कितना रियाल लेके जाएं, यहाँ से कितना एक्सचेंज करवाएं, ये चीज़ें भी बहुत ही जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई हाजियों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितना पैसा ले जाने से उनको सेफ्टी है या तो कितना पैसा उनको खर्चा होगा वहाँ पे। इस बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह यही वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जो आप हज के लिए जा रहे हैं उसके अंदर में एक हाजी का मेरे हिसाब से लगभग आपको जो अंदाज़ा है वो 75,000 के रियाल एक्सचेंज करवा लेने हैं एक एक हाजी के हिसाब से। 75,000 का रियाल एक्सचेंज करने का मतलब है कि लगभग 3200 से 3500 रियाल आपको हज में ले जाने पड़ेंगे एक एक हाजी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मिनिमम खर्चा है। वहाँ पे आप जो खर्चा करेंगे उसके लिए आपको जो रियाल चाहिए वो आपको 3200 से 3500 रियाल आपको हज में ले जाने होंगे, जिसका अंदाज़ा इंडियन करेंसी के हिसाब से 75 से 80,000 रुपये होता है, जो एक एक हाजी वहाँ पे ले जाना होगा। क्योंकि हज के लिए अगर आप जा रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि आप 80% आपकी जो खाने की तैयारी है, जो आपका खाने पीने का जो सामान है, जो यूज़ करते हैं आप, साबुन, सरफ, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ से लेके जाएंगे तो आपको उतना खर्चा वहाँ पे बचेगा। जो आपको रियाल में खर्चा करना पड़ेगा वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। उस हिसाब से जितना हो सके आप यहाँ से ही वो सामान सब लेके जाए। दाल है, जो भी जितनी तरह की दालें आप घर में खाते हैं, जितनी तरह की आप जो यूज़ करते हैं मसाले वगैरह, वो सब चीज़ें आप यहाँ से लेके जाएं। साबुन है, सरफ है, कपड़े धोने के लिए है, बर्तन धोने के लिए है, बाकी जो डेली यूज़ में जो जो चीज़ें आती हैं वो सब चीज़ें आप यहाँ से लेके जाए। सिर्फ खाने का जो तेल है, जो ऑयल रहता है, सनफ्लावर ऑयल या जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं, वो आपको वहाँ पे ख़रीदना है। और बहुत सारे लोगों को मैंने 2024 में मैं हज करने के लिए गया था, वहाँ पे देखा था सब्जियाँ तक लोग हमारे यहाँ से भारत से लेके आए थे। जैसे सब्जियों में भी जो सूखी सब्जियाँ रहती हैं वो सब चीज़ें वहाँ लेके आए थे, यानी उतना खर्चा आपको कम होगा वहाँ पे, और रियाल में आपको उतना खर्चा कम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के हिसाब से सऊदी में सब्जी का रेट भी थोड़ा ज़्यादा है। तो बहुत सारे हाजियों को मैंने देखा था, बहुत सारी सब्जियां भी लेके वो आए थे, जैसे कि पोटैटोस है, प्याज है, इस तरह की सब फलियां हैं, जो बटानी होती है, इस तरह की बहुत सारी सब्जियां भी, वो हरी सब्जियां तो नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन बाकी बहुत सारी की सब्जियां वो लेके आए थे वहाँ पर, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे रियाल में खर्चा कम करना पड़े, और साथ साथ ही वो सस्ता भी उनको पड़ेगा यहाँ इंडिया से ले जाने में।
तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और इस तरह से आपका रियाल में खर्चा कम होगा और यहाँ से आप जो चीज़ें ले जाएंगे वो आपको वहाँ खर्चा करना नहीं पड़ेगा। तो मेन वहाँ का खर्चा आपको जो होगा वो ऑयल आपको लेना पड़ेगा, जो खाने का तेल है वो लेना पड़ेगा, साथ साथ में आप अंडे यूज़ करते हैं या तो चिकन है, मटन है, इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ से लेनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग मैंने देखा था जो दूध का पाउडर है वो छोटे छोटे पैकेट लेके जाते हैं, जो 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ के पैकेट आते हैं, आपको मालूम होगा बहुत ही अच्छी कंपनी के आते हैं, वो भी लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ पे दूध की बोतलें महंगी आती हैं। तो दूध का पाउडर भी ले जाते हैं, वहाँ पे आराम से वो लोग दूध बना के चाय पी सकते हैं और साथ साथ ही और भी दूसरे कामों में ये दूध का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो चाय के हवाले से भी मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि चाय के अंदर में अगर आप टी बैग्स ले जाने से आपको आसानी से कहीं पे भी चाय बन सकती है, क्योंकि वहाँ पे पानियों के डिस्पेंसर रहते हैं। मदीना शरीफ में खास करके आपके पास किचन नहीं रहेगा, तो आपको चाय बनानी होगी तो आपको दूध और शक्कर अगर आपके पास होगी, यानी दूध का पाउडर और शक्कर का पाउडर, जो आप छोटे पैकेट शक्कर के भी आते हैं, वो रहने से आप चाय के जो बैग्स है, टी बैग्स, उसको आप गर्म पानी के डिस्पेंसर वहाँ पे हर फ्लोर पे मदीना शरीफ की बिल्डिंगों में लगे रहते हैं, वहाँ पे आप गर्म पानी ग्लास में डाल के इंस्टेंट चाय बना के आप तुरंत ही पी सकते हैं। जो लोग चाय के आदी रहते हैं मुझे मालूम है उनको चाय की तलब रहती है, तो वो इस तरह के काम आप करने से आपको ये बहुत आसानी हो जाएगी और आपका पैसा भी वहाँ बहुत बचेगा। ये चीज़ें मैं इसके लिए बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, कि मुझे ये चीज़ों का एक्सपीरियंस है और मुझे मालूम है कि ये चीज़ों से आपको वहाँ बहुत आसानी हो जाती है। तो ये सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और साथ साथ ही आपका पैसा भी बचेगा, आपका रियाल में खर्चा भी बचेगा और इस तरह से आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं। तो रियाल के अंदर में, मक्के के अंदर में आपका ज़्यादातर खर्चा तो रहेगा नहीं, क्योंकि अगर आप मस्जिद आयशा से उम्रा करना चाहेंगे तो बहुत ही मिनिमम खर्चा होता है वहाँ का। आपको शेयरिंग टैक्सियाँ मिल जाती है वहाँ पे 5 रियाल 10 रियाल में, आपको अप एंड डाउन आपको आपकी बिल्डिंग से ले जाके मस्जिद आयशा तक ले जाते हैं 5 रियाल में, और 5 रियाल में आपको हरम शरीफ भी पहुँचा देते हैं। अगर आप मस्जिद आयशा से उम्रा करने के लिए जाते हैं तो बहुत बहुत तो 10 रियाल खर्चा होता है। इस तरह से मक्का शरीफ में ज़्यादा खर्चा होने का चांसेस कम है। अगर आप कुछ खरीदारी करेंगे तो आपका खर्चा होगा, नहीं तो आपका मक्का में जो हज कमेटी की तरफ से आपकी बसें फ्री रहती हैं। जो आप अजीजिया में रहते हैं 2 बसें बदली करके आपको जाना होता है, दोनों बसें आपके लिए फ्री रहती हैं। और अगर आप कहीं ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, जैसे कि मस्जिद आयशा है, तैफ अगर आप जाना चाहते हैं तो तैफ में भी आप जा सकते हैं। वहाँ भी मिनिमम 60-70 रियाल 100 रियाल के आसपास ही लगते हैं, वहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो ये सब चीज़ों में आपका रियाल में खर्चा लगता है। इस तरह से ही आप पूरा पैसा आपका मक्का शरीफ में बचाते हैं। और मदीना शरीफ में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको 5 दिन, मक्का शरीफ में आपको 7 से 8 दिन या 9 दिन रहना पड़ता है। वहाँ पे आपको किचन की फैसिलिटी नहीं होती है, तो आपको वहाँ पे बाहर से खाना पड़ता है। इस वजह से बहुत सारे हाजियों का थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। वहाँ पे खाने की फैसिलिटी के अंदर में भी आपकी जो होटल्स रहेंगी उसमें अलग अलग कैटरिंग वाले भी आते हैं आपके स्टेट के हिसाब से। जैसे गुजरात वाले हैं उनको गुजराती खाना भी मिल जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, साउथ का खाना भी मिलता है, वहाँ के कैटरिंग वाले रहते हैं। इस तरह से अलग अलग स्टेट वाइज कैटरिंग वाले भी होटल में आते हैं। आप उनसे कांटेक्ट करके आपको जो खाना पसंद आता है, जो आपके स्टेट का खाना रहता है, वो आप उनसे बातचीत करके वो आप फिक्स कर सकते हैं और आपको तीनों टाइम खाना होटल में आके दे के जाते हैं। और उसका मिनिमम खर्चा ही रहता है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं रहता। जो मैंने पिछले साल देखा था 2024 में, वो 35 से 40 रियाल था 3 वक्त का खाना एक आदमी के लिए। तो आप 8-9 दिन जब रहेंगे तो आपको 8-9 दिन के अगर तीनों टाइम का खाना आपको उनसे लेना है तो आप उनसे बातचीत करके, वो होटल में आते रहते हैं तो आप उनसे बातचीत करके वो खाना भी आप उनके साथ बात करके बांध सकते हैं। तो तीनों टाइम का आपके रूम के अंदर में वो आके खाना दे जाते हैं, क्योंकि जो 5 वक्त की नमाज हमको मस्जिद नबी में पढ़नी है तो खाना उस हिसाब से ही वो लोग भेजते हैं, आपको परेशानी ना हो। क्योंकि जो फजर के बाद जो नाश्ता होता है वो 8-9 बजे तक नाश्ता आ जाता है आपका। उसके बाद जोहर के बाद आपको लंच आ जाता है और इशा के बाद आपका डिनर आ जाता है।
तो उस बारे में भी आपको परेशानी नहीं होती है, क्योंकि जो कैटरिंग वाले रहते हैं वो हमारे इंडियन ही रहते हैं और वो इस तरह से ही खाना भेजते हैं कि हाजियों को परेशानी ना हो और वो आसानी से अपना खाना टाइम पे खा सकें। तो इस तरह की फैसिलिटियाँ रहती है मदीना शरीफ के अंदर में। और साथ साथ ही आपको बाहर रेस्टोरेंट में खाना हो तो बहुत सारी पाकिस्तानी होटलें हैं वहाँ पर। वहाँ पे आपको मस्जिद बिलाल के पास चले जाने से बेशुमार होटल्स हैं पाकिस्तानियों की। वहाँ पे हमारे घर के जैसा ही खाना मिलता है और सस्ता भी खाना मिलता है। एक आदमी का कम से कम 12 से 15 रियाल में एक टाइम का आदमी खाना खा सकता है वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाके। अगर 2 हाजी हैं तो 25 रियाल के अंदर, 20 रियाल के अंदर में भी खा सकते हैं, क्योंकि जो खाना मिलता है वो सस्ता भी रहता है, अच्छा भी रहता है और हमारे घर के हिसाब से खा सकते हैं हम लोग। तो इस तरफ से भी आप खा सकते हैं। तो जो आपका रियाल में खर्चा है वो इस हिसाब से बैठता है, वो आप गिनती कर सकते हैं। और बहुत सारे हाजियों का सवाल है कि हमारा 3200 या 3500 आप रियाल अगर आप ले जाने की बात करते हैं तो बाकी का रियाल कहाँ खर्चा होगा। तो देखिए, हज के अंदर में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कहीं पे भी आप रास्ता भटक जाते हैं, या तो आप जमरात के अंदर में अगर आपको कोई घर नहीं मिलता है, आपका टेंट नहीं मिलता है, या तो आपको कुछ वजहों से अगर आपको आपकी बिल्डिंग में अजीजिया में जाना पड़ता है, अगर 5 दिन मीना में रहने के रहते हैं, उस वक्त आपको अगर अजीजिया में आपकी बिल्डिंग में जाना होता है कुछ ही वजह से, तो वहाँ पे टैक्सी वालों का रेट बहुत ज़्यादा रहता है। वो टैक्सी वाले अपनी मनमर्जी से 5 दिन अपना जो मुँह मांगा रेट मांगते हैं, उस हिसाब से ज़्यादातर वो खर्चा आपका वहाँ हो जाता है। तो कोशिश कीजिए आप 5 दिन अपने टेंट में रहने की मीना के अंदर में। और साथ साथ ही ऐसा फजूल खर्ची जिसके अंदर में टैक्सियों में आप अगर मक्का शरीफ जाएंगे मीना से, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चार्ज लग जाता है। वो आपको जो मीना के जो टेंट रहते हैं उसके आसपास बहुत सारे रोड, मेन रोड रहते हैं, ब्रिज रहते हैं, उसके ऊपर से बसें जाती रहती हैं। जो प्राइवेट बसें हैं वो आपको 50 रियाल 40 रियाल तक ले जाती हैं हरम शरीफ। तो आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए अगर जाना चाहते हैं तो टैक्सी के बजाय आप उस बस में जाने से आपको 30-40 रियाल 50 रियाल लगता है। और वापसी में भी आप इसी तरह से मीना टेंट में आ सकते हैं 30-40 रियाल में। या तो आप अगर 4-5 लोग टैक्सी में मिल के भी आ सकते हैं तो आपको 200-250 रियाल लगता है, तो आपको 30-40 रियाल 50 रियाल लगता है। इस तरह से आप अपना पैसा बचा सकते हैं रियाल के अंदर में। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो गलत रास्ता चुन लेते हैं। वो जब जमरात में जाते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि कौन से रास्ते से उनको निकलना है, और वो गलत रास्ता अगर चुन के वहाँ से वो उतर जाते हैं जमरात को कंकरियाँ मार के शैतान को, तो उनको टैक्सी वाले बहुत सारा किराया मांगते हैं, जैसे कि 600 रियाल 700 रियाल 800 रियाल। उनको मीना के टेंट भी नहीं मालूम रहते हैं। आखिरकार वो हरम शरीफ चले जाते हैं या तो अपनी बिल्डिंगों में अजीजिया चले जाते हैं। तो उस हिसाब से वो हाजियों को 800-900 रियाल बेफजूल खर्ची हो जाती है। इसके लिए आपको अपने मैप साथ रखने हैं, आपके टेंट का मैप साथ में रखना है कि आपको उसके अंदर में लोकेशन ढूंढने में आसानी रहे। वो मैप के अंदर में आप जाके अपना टेंट ढूंढ सकते हैं और साथ साथ ही वहाँ पे आप बहुत आराम से जाके टेंट ढूंढ सकते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। मेन चीज़ें वहाँ पे टैक्सी जो 5 दिन रहती है वो बहुत महंगी रहती है। साथ साथ ही एक और चीज़ है वहाँ पर, जो लोग जो हाजी चल नहीं सकते हैं उनके लिए जमरात जाने के लिए 5 दिनों में जो 3 दिन कंकरियाँ मारने जाना पड़ता है, उसमें व्हील चेयर का खर्चा भी बहुत आता है। व्हील चेयर वाले भी मुँह मांगा पैसा लेते हैं। वो आपसे 300 रियाल 400 रियाल 500 रियाल अपने हिसाब से एक टाइम का मांगते हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खर्चा बढ़ भी सकता है। उसके लिए मैं सेफ साइड के अंदर में आपको बताता हूं कि आपको 3200 से 3500 रियाल रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ का कोई भरोसा नहीं रहता। सब अल्लाह ताला के ऊपर है। अल्लाह सबको शिफा दे और हज आसान करे, यही हम बताते हैं। लेकिन आपकी तैयारी रखनी है पैसों से और हेल्थ से, क्योंकि हेल्थ रहेगी तो आप हर तरह से वहाँ पे काम कर सकते हैं और आप 5 दिन जो चलना पड़ता है उसमें भी आपको आसानी रहती है। तो एक सलाह और मैं देना चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि अगर आप मक्का शरीफ में पहले पहुँचते हैं, यहाँ से इंडिया से पहले आप मक्का शरीफ जाते हैं, आपको जो दिन मिलते हैं रहने के लिए उसमें आप उम्रा करते हैं,
जो तवाफ़ करते हैं, जो भी ज़ियारतें करते हैं, उसमें हज के जो 4-5 दिन पहले वो आप करना बंद कर दें, और आप हज वाले जो 3-4 दिन पहले के हैं उसमें आप रेस्ट कर लें। और साथ साथ ही एक और हिदायत है कि वो जो जमजम का ठंडा पानी रहता है वो आप बिल्कुल ना पिएं, आप सिर्फ सादा जमजम का पानी पिएं, जिससे क्या होता है कि आपको सर्दी जुकाम और बुखार आ जाता है, तो हज के 5 दिनों में आपको बहुत परेशानी होती है और आपको वीकनेस आ जाने से आप उस टाइम पे चल भी नहीं सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आप अगर पहले पहुंचते हैं, पहले फेस में या दूसरे फेस में भी जाते हैं, तो आप पहले मक्का शरीफ जाते हैं तो ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, क्योंकि ठंडा पानी, इतनी गर्मी में अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो आपके शरीर के अंदर में सर्दी, फ्लू या तो इस तरह की बीमारी लगने से आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं। मैंने बहुत सारे हाजियों को देखा है कि वो हज के बिल्कुल 5 दिन से पहले वो तवाफ़, उम्रा और बहुत सारे तैफ वगैरह जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ पे ज़ियारतें करके आने के बाद थक जाते हैं और बिल्कुल हज का वक्त करीब आता है, यानी 8 तारीख आने से पहले वो बीमार होते हैं और वो कहीं पे भी चल नहीं सकते हैं। उस वजह से उनको जो अरकान है वो पूरे करने होते हैं। जमरात पे जाने का है, या तो मीना में है, मुज़दलिफ़ा है, अराफात है, वहाँ पे वो लोग टैक्सियाँ या तो व्हील चेयर करके जाते हैं, वहाँ पे उनका पैसा बहुत चला जाता है। तो सबसे पहले आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और साथ साथ ही वो सब चीज़ें आप पहले सीखें जो हज में आपको ज़रूरी है। हज के फ़राइज़ हैं, हज के वाजिबात हैं, हज के सुन्नत हैं, वो सब चीज़ों पे आप काम करें। और साथ ही साथ अभी बहुत वक्त है, उसके लिए आप वो तैयारी अभी से ही शुरू कर दें। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हज के अंदर में जाने से पहले आज से ही आप एक काम कीजिए, आपको डेली लगभग 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलना है, यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप यहाँ से चलने की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी रहेगी। आप कितनी भी उम्र के हों, आप चलने फिरने का थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से ही, क्योंकि अभी 3-4 महीने हैं। तो आपको हज में जाने से पहले जो आपके वॉकिंग करने की जो आदत है वो लग जाए, तो वहाँ जाके आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। क्योंकि हज के अंदर में मीना के 5 दिन आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। और साथ साथ ही अजीजिया से जब आपको बसें ले जाती हैं, 2 बसें चेंज करके आप अगर हरम शरीफ भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत दूर छोड़ती हैं बसें, वहाँ से भी आपको चलना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि मुझे वो चीज़ों का एक्सपीरियंस है, और छोटी छोटी चीज़ें इसके लिए बता रहा हूँ कि आपको आसानी हो और आप वहाँ जाके फिर परेशानी ना हो आपको। इसके लिए ये बारीकियां से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखें और इस तरह से ही आप अपना पैसा बचाएं और दूसरी चीज़ों में फजूल खर्ची ना करें। अगर आप वहाँ से खर्चा करना चाहते हैं तो आप खजूरें लेके आ सकते हैं। और जमजम का पानी आपको हज कमेटी की तरफ से 5 लीटर यहाँ इंडिया में ही एयरपोर्ट पे मिलेगा। वापसी के टाइम पे आपको वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं लाना है। पानी फ्लाइट के अंदर बिल्कुल मनाही है, आप एयरपोर्ट से या तो कहीं से भी आप पानी नहीं लेके जा सकते हैं इंडिया। तो आप ये चीज़ का ख्याल रखें। हज में से आपको छोटी छोटी बोतलें भी वहाँ पानी की जमजम के मिलेंगी, वो आपको बिल्कुल भी यहाँ भर के नहीं लाना है। कई हाजियों को हमने देखा है वो भर भर के बोतलें लाते हैं, फिर बाद में कस्टम में वो निकाल देते हैं, साथ में उनका सामान भी इधर उधर हो जाता है। तो हज से आने के वक्त में आपको जमजम वहाँ से नहीं लाना है। आपको हज कमेटी की तरफ से एयरपोर्ट पे जहाँ पे आप उतरेंगे वहाँ पे आपको दिया जाएगा, एक पासपोर्ट के ऊपर एक 5 लीटर का कैन मिलता है हज कमेटी की तरफ से। तो जमजम का पानी भी आपको वहाँ से नहीं लाना है। और साथ साथ ही आप जो अपने रिश्तेदारों के लिए जो भी आप हदिया लेके आना चाहते हैं वो सब चीज़ों की खरीदारी आप मक्का या मदीना से कर सकते हैं। अगर आप पहले मक्का गए हैं तो बाद में अगर आप मदीना जाएंगे तो वहाँ से खरीदारी करने से आपको ये सारा सामान संभालना नहीं पड़ेगा, आपको उठाना नहीं पड़ेगा। इस वजह से अगर आप पहले मदीना गए हैं तो आप मक्का से खरीदी करें, जिसको आपको जो हदिया वगैरह गिफ्ट वगैरह देना है वो सब चीज़ें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि अगर आप यहाँ से 3200 से 3500 रियाल अगर आप इंडिया से लेके जाते हैं, यानी 75 से 80 हज़ार रुपये होते हैं, वो पूरा पैसा आप यहाँ से एक्सचेंज करवा के ले जाएं और वहाँ पे जो आप खर्चा होता है वो खर्चा करें, जो भी अपने हिसाब से जो लगता है वो हिसाब से खर्चा करें।
और बाकी का अगर आप रियाल बचता है तो आप यहाँ आके फिर से एक्सचेंज भी करवा सकते हैं, आप उसमें इंडियन करेंसी में भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो यही था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप कौन से शहर से मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।